प्रिय छात्रों, आज हम लोग एक नए टॉपिक जहांगीर को शुरू करने जा रहे हैं। जहांगीर ने अपने जीवन काल में 1605 से लेकर करके 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। इस क्रम में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहांगीर को एक बना बनाया साम्राज्य मिल गया। इसके पिता अकबर ने कठिन परिश्रम के पश्चात मुगल साम्राज्य को एक रूप देने में सफलता प्राप्त की थी, और वो रूप सिर्फ एक सीमांकन का रूप नहीं था, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र पर कब्जा नहीं था, बल्कि कुछ नीतियों के माध्यम से मुगल वंश को अस्थायित्व देने का काम उसके पिता ने किया था। और वो नीतियां क्या थी? तो उसने मनसबदारी व्यवस्था अपनाया, राजपूतों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और प्रशासन में इस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन किए जो पूरी तरीके से व्यवहारिक था, जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु के बाद एक सुदृढ़ मुगल साम्राज्य उसे प्राप्त हुआ। यही कारण है कि उसका जो शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था, उसमें बहुत कम युद्ध किए गए। जो भी युद्ध किए गए वो युद्ध पूर्व के काल के बचे हुए युद्ध थे और कोई नवीन युद्ध नहीं किया गया। हाँ, एक इसके शासनकाल की एक कमजोरी हम लोग देखेंगे कि इसने कंधार को खो दिया। जो कंधार ईरान से जुड़ा हुआ एक प्रांत था, जो मुगलों का प्रांत था, उसको फारसियों ने यानी ईरानियों ने इसके शासनकाल में कब्जा में कर दिया। बाकी और किसी प्रकार की क्षति मुगल वंश को देखने को नहीं मिली। अब हम इसका आरंभ इस रूप में करना चाहते हैं कि आखिर जहांगीर का उदय कैसे हुआ। इस क्रम में हम पाते हैं कि अकबर के जीवन काल में कुल 5 पुत्रों की प्राप्ति होती है। उसमें जो 5 पुत्र में जो आरंभ में 2 पुत्र थे, हसन और हुसैन, वो पैदा होते के साथ मर गए, यानी इस दुनिया में नहीं रहे। और ऐसी परिस्थिति में अकबर काफी विचलित हुआ, क्योंकि 2 पुत्र वो खो चुका था और कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो पुत्र प्राप्ति हेतु उसने अजमेर की यात्रा आरंभ की। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर ने अपने जीवन में अजमेर की कुल 18 यात्राएं की थी। अजमेर में ख्वाजा मुइन चिश्ती की दरगाह है, वहीं की यात्रा करता था। कहा यह जाता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण अभियान करता था तो वहां जाता था, या कोई महत्वपूर्ण जीत होती थी तो वहां जाता था। और मेवाड़ के साथ अभियान के क्रम में उसने अपनी राजधानी भी अजमेर में बनाई। आप अजमेर में जाएंगे तो जो अरावली की पहाड़ी है उसके ऊपर एक किला बना हुआ है, वो अकबर का बना हुआ किला है। और नीचे में जो दरगाह आप देखते हैं उसमें 2 देग है। एक देग बड़ी देग कहलाता है और दूसरा देग छोटी देग कहलाता है। तो बड़ी देग जो दिया हुआ है वो अकबर का ही दिया हुआ है। और उसके पीछे कारण क्या था? तो इसको चिश्ती संप्रदाय के सूफी से काफी श्रद्धा थी। तो 18 यात्राओं में से जो 10 यात्रा उसने की है वो पुत्र प्राप्ति के लिए की। तो एक दिन उसे सपना में दिखाई दिया कि पुत्र की प्राप्ति यहाँ से नहीं होगी, बल्कि एक स्थान है फतेहपुर सिकरी, जिसका नाम फतेहपुर सिकरी इसने रखा, उसके पहले उसका कुछ अन्य नाम था। वहाँ एक जीवित सूफी है जहाँ से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो जो स्थल फतेहपुर सिकरी का किला बना हुआ है, तो उस समय वो एक वीरान जगह था, एक जंगल था, और उसके उस ऊपर पे, उस पहाड़ी पे एक कुटिया बनी हुई थी, जिसमें एक सूफी जो है अपने साधकों के साथ तपस्या में लीन रहा था। इस सूफी का नाम जो था शेख सलीम चिश्ती था। तो आगरे से फतेहपुर सिकरी तक की यात्रा अकबर ने पैदल तय की, और वो वहां पहुंचा और उसने सूफी से दुआएं मांगी। तो सूफी ने देने से इनकार कर दिया कि पुत्र देना हमारा काम नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का काम है, तुम स्वयं ईश्वर से आराधना करो। लेकिन ये लगा रहा, और ऐसी परिस्थिति में सूफी ने तंग आकर के उनको 3 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। तो वही 3 पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम सलीम था,
दूसरे का नाम मुराद, तीसरे का नाम दानियाल। ये सबसे बड़ा था सलीम, पहले नंबर पर जीवित पुत्रों में, उसके बाद मुराद और उसके बाद दानियाल। अगर कुल कर्म अगर देखेंगे तो पहले दूसरे पे हसन हुसैन आते हैं, लेकिन ये जीवित नहीं बचे। जीवित पुत्रों में जो सबसे पहले नंबर पर सलीम, दूसरे नंबर पे मुराद, तीसरे नंबर पे दानियाल। अब इसमें हुआ ये कि ये दोनों भाई मुराद दानियाल अधिक मदरा पान करते थे, जिसके कारण से 1599 में मुराद की मृत्यु हो गई और 1604 में दानियाल का मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जीवित पुत्र अगर अकबर का कोई बचा था तो वो सलीम बचा। क्लियर? अब देखिए सलीम का जो नाम है तो वो उसका बचपन का नाम है। जब वो शासक बना तो शासक में ये जहांगीर के नाम से जाना गया और इतिहास में इसको जहांगीर बोलते हैं। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को उसी जगह पर हुई थी, फतेहपुर सीकरी में। वहां आप जाएंगे तो देखेंगे कि किले के बाहर जो है वो कुछ आबादियां हैं। वो आबादी कौन थी? तो किले के बाहर एक घर आपको दिखाई देगा, जो घर में अकबर की बीवी यानी हरखा बाई जो है वो रहा करती थी और वहीं प्रसव होता था। और कुछ लोगों को उस समय सरकारी डॉक्टर नहीं होते थे, यानी जिसको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं, बल्कि आप ठेठ भाषा में कह सकते हैं कि प्रसव कराने के लिए एक विशेष जाति होती है, जिसको चमैन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वो उसको ला करके बसाया गया। तो अभी वहाँ पर आबादी आपको जो मिलेगी सिविलियन की, वो इसी जाति की मिलेगी। और वो घर जिसमें सलीम पैदा हुआ था, या मुराद पैदा हुआ, या दानियाल पैदा हुआ, वो घर वहीं पर बना हुआ है आज। उसी में इन तीनों की पैदाइश हुई। तो यही 30 अगस्त 1569 को जो है हरखा बाई, जिसको अकबर ने मरियम उजमानी की उपाधि दी, उसका ये पुत्र था। तो यहाँ से जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोग बाहरी थे, तो आप देख लीजिए कि जहांगीर तो बाहरी नहीं हुआ, उसकी माता तो यहाँ हिंदुस्तानी थी। और नस्ल के हिसाब से अब इसको मुगल भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि मुगलों और हिंदुओं का मिश्रित संतान हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जो जहांगीर का कैरेक्टर उभर करके सामने आता है, वो पूर्ण रूप से हिंदुस्तानी के रूप में उभर करके सामने आता है। अब चूंकि बहुत मुश्किल से यह पुत्र प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको 1000 दुआओं का बालक भी कहा जाता है। और चूंकि शेख सलीम के दुआओं से यह प्राप्त हुआ था, इसलिए सूफी के सम्मानार्थ जो है सलीम को अकबर शेखो बाबा कह करके पुकारा करता था। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको काम आएगा। और उसके बाद जब खतना संस्कार इसका हो गया, तो खतना संस्कार के बाद अब्दुल रहीम खान खाना को जहांगीर का या सलीम का शिक्षक बनाया गया। अब्दुल रहीम खान खाना कौन व्यक्ति है? तो ये बैरम खां का पुत्र है। जब 1560 ईस्वी में बैरम खां का पतन हुआ और मक्का जाते समय रास्ते में उसकी हत्या हुई, तो अकबर ने बैरम खां के बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को अपना पुत्रवत व्यवहार दिया था और उसकी पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया। तो एक प्रकार से बैरम खां मुंह बोला इसका पुत्र हो गया। कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। तो अब्दुल रहीम खान खाना अपने समय का बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान या शिक्षक। तो अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी अब्दुल रहीम खान खाना को ही दी, और अब्दुल रहीम खान खाना के माध्यम से जहांगीर तुर्की, फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता हो। इन सारे भाषाओं में सबसे ज्यादा उसको कमांड फारसी पर था। इतना था कि उसने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया। ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, तो उस शासक का नाम था जहांगीर। अब देखिए कि इसके जीवन में प्रथम उपलब्धि जो आई 1581 ईस्वी में। इस वर्ष अकबर काफ़ी परेशान था, जैसा कि अकबर के पीरियड को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि काबुल में उसके चचेरे भाई मिर्ज़ा हकीम ने विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह में एक इस्माइलिया संत थे जिन्होंने अपने आप को मेहंदी घोषित किया था और जौनपुर के रहने वाले थे, और ये दोनों मिल करके अकबर की सत्ता को उठाना चाहते। ऐसे में काबुल अभियान जो है वो जहांगीर ही करता है और इस अभियान में उसे सफलता मिली।
तो उसके जीवन की प्रथम और बहुत बहुत महत्वपूर्ण सफलता थी। लेकिन जहांगीर के जीवन का जो चारित्रिक पक्ष था वो काफी कलंकित था। वो इस रूप में कि इसने 20 शादियां की थी और इसके हरम में 300 महिलाएं रहती थी। 300 महिलाएं रहने का अर्थ ये हुआ कि वो महिलाएं भी पत्नी के रूप में ही रह रही थी। लेकिन 20 पत्नियां बजाते तौर पे जो वैवाहिक संबंध जैसे होता है विवाह कर करके उतना था, ये विवरण नहीं मिलता है। लेकिन जो ज्ञात नाम है वो 4 ही है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास में उन्हीं व्यक्तियों का वर्णन होता है जो इतिहास को प्रभावित करते हैं। तो 20 पत्नियां थी, 20 पत्नियां में 20 ने प्रभावित नहीं किया, 4 ने प्रभावित किया। 4 ने किस रूप में प्रभावित किया कि 4 ने 4 पुत्रों को जन्म दिया और उन पुत्रों का मुगल राजनीति में हस्तक्षेप बना। इस कारण से हम 4 शादियों को जानते हैं। उसमें सबसे प्रथम विवाह जो होता है उसका वो 16 फरवरी 1585 ईस्वी, और ये किससे होता है? तो भगवान दास की पुत्री मानबाई से। मानबाई से जो विवाह होता है तो इसको शाह बेगम की उपाधि देता है जहांगीर। और ये काफी सुंदर और सुशील महिला थी और काफी घरेलू महिला थी। इसी से खुसरो नामक पुत्र की प्राप्ति होती जो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र। लेकिन ये 2 कारणों से काफी दुखी रही अपने जीवन में। एक, खुसरो भी शराब पीने लगा था, और दूसरा, खुसरो ने जब अपने बाप के विरुद्ध विद्रोह कर दिया यानी 1606 ईस्वी, तो इससे मानबाई काफी दुखी हुई और उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। इसको इलाहाबाद के खुल्दाबाद पार्क में दफनाया गया है। आज भी इलाहाबाद जाइएगा तो जो खुल्दाबाद पार्क है वहां मानबाई का या शाह बेगम का आपको मकबरा देखने को मिलेगा। दूसरी शादी इसकी उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई से हुई। जो हम लोग पढ़ते हैं कि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई, तो ऐतिहासिक रूप से गलत है। अकबर की पत्नी का नाम हरखाबाई था। जोधाबाई किसकी पत्नी का नाम था? तो जहांगीर की दूसरी पत्नी का नाम। और इसी से इसकी शादी 1586 में हुई और इसी से खुर्रम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। ये वही खुर्रम है जो बाद में चल के शाहजहां के नाम से जाना गया और जहांगीर के बाद अगला मुगल वंश शासक। तृतीय विवाह उसका साहिबे जमानी के साथ हुआ था जिससे परवेज पैदा हुआ, और चतुर्थ विवाह एक रखैल से हुआ था जिससे शहरयार पैदा हुआ। आप रखैल को पत्नी के रूप में इसलिए देख रहे हैं कि शहरयार को ही नूरजहां जो इसकी पत्नी बनेगी वो अपनी बेटी लाडली बेगम से विवाह कर करके इसको मुगल सम्राट बनाना चाहती थी, लेकिन खुर्रम यानी शाहजहां नहीं बनने दिया और खुद शासक बन गए। तो इस कारण से चारों पुत्रों का मुगल राजनीति में हस्तक्षेप था। इस कारण से इसकी 4 पत्नियों का विवरण हम लोग पढ़ रहे हैं। बाकी जो 20 पत्नियां में 16 पत्नियां थी उसका कोई विवरण इतिहास में हम लोग को देखने को नहीं मिलता। ये अनुसंधान का विषय है। तो ये तो उससे संबंधित एक बात हुआ। दूसरा के वो हमेशा विद्रोही रहा। इसको एक हेडिंग में हम लोग देखते हैं, सलीम का विद्रोह। सलीम का विद्रोह। तो लाड प्यार प्लस अधिक मदिरापान के कारण सलीम जो है महत्वाकांक्षी हो गया। और किस चीज की महत्वाकांक्षी हो गया था वो? तो अकबर के जीवन में ही सम्राट बनना चाहता।
और इसके लिए उसने कुल 4 विद्रोह किए। तो सलीम एक विद्रोही के रूप में जो हम लोग को दिखता है वो कैसे? तो सलीम चूंकि जीवित पुत्रों में सबसे बड़ा था, बाद में मुराद और दानियाल पैदा हुए, तो इसलिए सारा प्यार अकबर को जो मिला, अकबर का मिला, वो सलीम को मिला, क्योंकि बहुत मुश्किल से जो है बादशाह होते हुए उसने फतेहपुर सीकरी की पैदल यात्रा की, 10 बार अजमेर की यात्रा की, तब उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसे परिस्थिति में बहुत दुआओं से पैदा हुआ पुत्र था, तो बहुत लाड प्यार से उसको पाला था। और लाड प्यार मिलने के कारण जो है उसकी बहुत सारी गलत चीजों को अकबर नजरअंदाज कर दिया करता। क्यों? क्योंकि मेरा दुलारा पुत्र है, इसलिए वो सूरा और सुंदरी में डूबा रहा। यहां पर एक चीज बताते चले आपको कि फिल्मों के माध्यम से एक व्यक्तित्व उभरता है अनारकली का, ठीक है, और अनारकली पे एक फिल्म भी बनी जिसको मुगल आजम के नाम से जाना जाता है, शायद आप लोग देखा भी हो। तो उसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन एक कहानी मिलती है जो बाद में चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है नूरजहां। तो नूरजहां की प्राप्ति के लिए बेटे और बाप में बहुत संघर्ष हुआ, और अंत में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको किस ढंग से नूरजहां को प्राप्त करने के लिए 2 सिपासालारों की हत्या जो है वो जहांगीर ने करवा दी, और दोनों की कब्र अभी वर्तमान समय बर्दवान में, एक शेर अफगन और दूसरा कुतुबुद्दीन, और उसके बाद नूरजहां को प्राप्त किया था। इतने तरीके से प्राप्त किया था उसको कि किसी को शक नहीं। लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इसका उद्भेदन किया है, तो हमने आपको मटेरियल्स भी दिया है उसका अलग से, नूरजहां युग नाम से, तो उसको अलग से हम पढ़ाएंगे, अभी उसका विवरण करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ बताना ये चाहते हैं कि स्त्रियों के साथ उसके संबंध या उसके कारण से पिता के से संबंध बिगड़ना, ये ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित है। लेकिन सलीम विद्रोही जो बना वो स्त्री के वजह से नहीं बना, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, यानी अनारकली की वजह से वो सलीम विद्रोही बन गया। कहाँ गए वो? तमीज से बात करो सलीम, वो तुम्हारे पिता है, तो उन्हें भी कह दीजिए कि सलीम का दिल कोई हिंदुस्तान नहीं कि उस पर हुकूमत करे, अनारकली हमारी है, उसे दे दीजिए। तो अकबर आता है उधर से, कहता है नहीं दूँ तो समझ जाइए ऐलान जंग, तो अकबर भी कहता है मुझे मंजूर है। तो ये सब सिर्फ फिल्मी बात है, बात समझ में आ रही? इसका हिस्ट्री से कोई वास्तविकता नहीं है। डायलॉग ना, हाँ डायलॉग है, तो वो डायलॉग इतना महत्वपूर्ण मुगल आजम का हो गया कि हिंदुस्तान या विश्व के लोग जो है उसको ही इतिहास मानते हैं। तो आप इतिहास के सच्चे विद्यार्थी हैं, इसीलिए हम यहाँ पर इसका एक उदाहरण देकर के समझा देना चाहते हैं कि ऐसा आप मान के ना चले, बल्कि आप इतिहास की जो वास्तविकता है उससे अवगत हों और उसको समझें। तो ये बात सच है कि स्त्री के वजह से उसके संबंध स्त्रियों से था, और उसमें नूरजहां का नाम आता है जिसकी प्राप्ति के लिए उसने बड़े कठिन परिश्रम किए। लेकिन इस कारण से वो विद्रोही नहीं हुआ। फिल्मों में दिखाया गया है कि इस कारण से विद्रोही, इसलिए हमने एग्जाम्पल दिया। विद्रोही क्यों हुआ वो जानिए कि विद्रोही हुआ महत्वाकांक्षा के कारण, एम्बिशियस हो गया। किस बात का एम्बिशियस? कि बुढ़ा कब मरेगा, हम शासक कब बनेंगे, हट्टा कट्ठा है इतना, मरेगा तो है नहीं। तो इससे अच्छा है कि हम अभी विद्रोह कर दें और विद्रोह करके शासक बन जाए, सम्राट बन जाए, और अपने पिता की हत्या कर दे, ये जेल में डाल। तो इसकी शुरुआत जो हुई, कुल 4 विद्रोह, कुल 4 बार एफर्ट्स लगाए सलीम या जहांगीर ने कि हम अकबर के जीवन में ही जो है शासक बन जाए। उसमें सबसे पहला 1591 में जब खान देश के अभियान पर अकबर था, तो इस समय उसे मेवाड़ अभियान का हुक्म दिया गया, नहीं माना, विद्रोही बन गया। तो सलीमा बेगम जो अकबर की पत्नी थी,
वो मध्यस्थता करती थी और विद्रोह को शांत कराती थी। फिर उसके बाद दूसरे विद्रोह में जो है, जब मुराद की मृत्यु हुई तब उसने विद्रोह कर दिया। इसमें भी सलीमा बेगम ने हस्तक्षेप करके उसको क्षमादान कर दिया। तीसरा विद्रोह किया तब जब उसको अभियान के लिए कहीं भेजा गया था और अभियान पर नहीं जाके इलाहाबाद में रुक गया। इलाहाबाद में स्वयं को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। तो ये अकबर के लिए असहनीय था, इसलिए अकबर ने अबुल फजल को बुलाया। दक्षिण में अबुल फजल था कि हमारे पुत्र को जो है आकर के समझाओ। सलीम ये समझ गया कि अबुल फजल जो है वो आकर के हमारी हत्या कर देगा। इसलिए वीर सिंह बुंदेला, जो बुंदेलखंड का एक सामंत था और मुगल मनसबदार था, उससे मित्रता थी जहांगीर की या सलीम की, उसको मिलाया और रास्ते में ही अबुल फजल की हत्या करवा दी। इसके बाद अकबर बर्दाश्त के लायक नहीं रहा, लेकिन सलीमा बेगम की पुनः मध्यस्थता से जो है वो अकबर तैयार हो गया कि ठीक है, इसको हम बख्श देते हैं। और चौथा विद्रोह उस समय किया जब दानियाल की मृत्यु हो गई 1604 में। तो इस समय मृत्यु हुई तो वो चाहा कि अब हम अकेला बचे हैं पुत्र में से, इसलिए हमको सम्राट बन जाना चाहिए। तो इस समय भी पिता पुत्र में मध्यस्थता किया सलीमा बेगम ने और दोनों के बीच मनमुटाव समाप्त हुआ। और जब 1605 में मृत्यु शैया पर अकबर लेटा हुआ था तो उसके पहले अकबर का विचार बदल चुका। वो चाहता था कि हम खुसरो को जो है वो शासक बना दें। खुसरो को किस लिए कि पूरे मुगल शहजादों में खुसरो जो था वो एक पत्नी वाला था, बाकी सबकी बहुत सारी पत्नियां थी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन मुगल था जिसकी एक ही पत्नी थी, तो वो खुसरो था। किसका बेटा? तो जहांगीर का बेटा। और सारे मुगलों में सबसे सुंदर कोई था तो खुसरो था। उसकी सुंदरता के कारण बहुत सारे लोग विवाह करना चाहते, लेकिन वो पत्नी के प्रति पूरी तरीके से पत्नी वर्ता था और किसी से उसने विवाह नहीं किया। और ये सुंदरता सिर्फ उसका शारीरिक ही नहीं था, बल्कि हृदय से और इतना मृदुभाषी था कि पूरे दरबार में उसका डंका बजता था, उसका कोई विरोधी नहीं था। ऐसे में अकबर की निगाह में सबसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति था मुगल सम्राट बनने के लिए, तो जहांगीर नहीं था, बल्कि जहांगीर का पुत्र खुसरो था। इसलिए 1605 में जब स्वस्थ अवस्था में था तो अकबर ने खुसरो को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन सलीमा बेगम मध्यस्थ की और जब मृत्यु शैया पर था तो अकबर ने अपना कटार और पगड़ी जो है वो सलीम को समर्पित कर, मतलब अपना उत्तराधिकारी बना। तो इसलिए शासन के अंतिम समय में उसके सारे विद्रोहों को भुला दिया गया और फिर जहांगीर यानी सलीम ही अकबर का उत्तराधिकारी। क्लियर? तो ये दूसरा टॉपिक है। अब उसके बाद अगला है राज्यारोहण। देखिए इसमें 3 तिथियां मिलती हैं, समझ गए? एक तिथि में मिलती है 24 अक्टूबर 1605। एक तिथि मिलता है 3 नवंबर 1605 और एक तिथि मिलता है 12 अक्टूबर 1605। और तीनों अलग अलग इतिहासकार हैं। पहले वाले के बेनी प्रसाद हैं और त्रिपाठी हैं और ईश्वरी प्रसाद। दूसरे के विचारक आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं और तीसरे के विचारक जो हैं वो
वाक़ियाते जहांगीरी मुत्तमिद खां बख्शी ने लिखा था। मुत्तमिद खां बख्शी ने लिखा था। 3 में कौन सही है, अनिर्णित है, बिना समारोह के मुकुट अपने सर पर रखा, और दूसरी बात ये कि 12 अध्यादेश जारी किए। तो जहांगीर का जो राज्याभिषेक है वो अन्य राज्याभिषेकों से थोड़ा हटकर है। वो किस वजह से, पहला कि तिथि के मामले में काफी विवाद है। कुल 3 तिथियां हम लोग को मिलती है जहांगीर के राज्याभिषेक के परिवेश में। आरपी त्रिपाठी, ईश्वरी प्रसाद और बेनी प्रसाद वर्मा कहते हैं कि उसका राज्याभिषेक 24 अक्टूबर 1605 को हुआ, जबकि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कहना है कि नहीं, 3 नवंबर 1605 को हुआ। और मुत्तमिद बख्शी जो समकालीन इतिहासकार है, उसने जहांगीरी नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसमें डेट देता है 12 अक्टूबर। अधिकांश पुस्तकों में आपको जो डेट मिलेगा 24 अक्टूबर 1605। लेकिन अभी भी यह निर्णित है, अनुसंधान का विषय है कि आखिर उसका वास्तविक राज्यारोहण कब हुआ। लेकिन राज्यारोहण के घटना से जुड़ी हुई जो इतिहास है वो काफी महत्वपूर्ण है कि आमतौर पे जो शासक का राज्यारोहण समारोह होता था वो काफी भव्य होता था, उसमें बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता था। जहांगीर ने अपने राज्यारोहण के समय कोई विशेष समारोह का आयोजन नहीं किया, बहुत जल्दबाजी में था। राज्यारोहण में ये नियम था कि खुतबा पढ़ा जाता है, खुतबा में राजा का नाम लिया जाता है और तब माना जाता है कि उसका राज्यारोहण हुआ। उसके बाद जो महान पुरोहित होते हैं यानी काजी उल कुजात, वो उसके सर पर ला करके पगड़ी रखते हैं, कटार देते हैं। ये सब कोई सिरोमणि नहीं हुई, न ही खुतबा पढ़ा गया, न ही उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया, न ही उसे पगड़ी पहनाई गई, ताज पहनाया गया, बल्कि उसने खुद ताज को उठा के अपने सर पर रखा, जिससे इस बात का पता चलता है कि कितना जल्दीबाजी में वो था। और जैसे ही शासक बना तो शासक बनते के साथ उसने अपने जो समर्थक वर्ग था, जैसे वीर सिंह बुंदेला, इन सबों को ऊंचा ऊंचा मनसब प्रदान किया, यानी पद प्रदान किया। यानी जो विद्रोह के समय में सलीम का साथ दिया था उन सभी को जो है ऊंचे ऊंचे मनसब प्रदान किए। और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए शासक बनते के साथ उसने 12 अध्यादेश जारी किए, जो लोकोपयोगी अध्यादेश था। उस अध्यादेश में 12 चीजें थी। सबसे पहली बात जो थी वो कि तमगा और मीर बहरी नामक कर को समाप्त कर दिया। ये टैक्स था, तमगा और मीर बहरी। कैसा टैक्स था? तो तमगा व्यापारियों से लिया जाने वाला टैक्स था। यानी व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल लेकर जाते थे तो उनको जगह जगह पर तमगा नामक कर देना पड़ता था, जो एक प्रकार का कष्टकारी कर। और जो नदी में नावों का इस्तेमाल करते थे तो वहां पर मीर बहर नामक अधिकारी होता था, जिसको मीर बहरी नामक कर देना पड़ता था। तो ये भी एक प्रकार से व्यापारियों से ही वसूल किया जाता था, क्योंकि व्यापारी अपना सामान लेकर के जाते थे। तो दोनों करों के प्रति भयंकर असंतोष था, तो जहांगीर ने तमगा और मीर बहरी दोनों करों को समाप्त कर दिया। ये पहला उसका अध्यादेश था। दूसरा था कि चोरी डकैती को नियंत्रित करने के लिए जमींदारों को या जागीरदारों को उसने हुक्म दिया कि अपने इलाकों में वो सरायों का और मस्जिदों का निर्माण कराए। क्योंकि इलाका सुनसान होता है, इसीलिए व्यापारी लूट लिए जाते हैं।
तो अगर सराय बना रहेगा, ये मस्जिद बना रहेगा, तो वहां पर भीड़ भाड़ रहेगा और उससे लूट की घटना नहीं। तो ये भी व्यापारियों के लिए किया। इसके अलावा कोई व्यक्ति मृत अगर हो जाता था, मर जाता था, तो उसकी संपत्ति मुगल हड़प लिया करते थे। जहांगीर ने कहा कि नहीं, कोई व्यक्ति अगर मृत होता है, मर जाता है, तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को मिलना चाहिए। ये तीसरा था। चौथा अध्यादेश था कि अभी अपराधियों को अंग भंग करने की सजा, यानी अगर कोई चोरी किया तो उसका हाथ काट लिया जाए, उसका पैर काट लिया जाए, ताकि वो बाद में ऐसा नहीं करे। जहांगीर इसको अमानवीय समझता था और अंग भंग करने की सजा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके बाद कभी कभी मुगल अधिकारी जबरदस्ती किसी के संपत्ति को हड़प लिया करते थे, कोई अपराध के आधार पर। इसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया कि कोई भी अपराधी हो, उसका संपत्ति को आप हड़प नहीं कर सकते। इसके बाद जगह जगह स्कूल और कॉलेज खोले गए, औषधालय खोले गए। उसने अपने राज्यारोहण का दिन यानी बृहस्पतिवार और अकबर का जन्मदिन रविवार को पशुवध पूरी तरीके से निषिद्ध कर दिया कि पूरे भारत में पशुवध नहीं होगा। उसके बाद कोई भी जागीरदार बिना सम्राट की अनुमति के विवाह नहीं कर सकता। जागीरदार को अगर विवाह करना होगा तो किससे विवाह करना होगा, पहले सम्राट से अनुमति ले लो। ऐसा जागीरदारों के विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए उसने किया था। उसके बाद मनसबदारों और जागीरदारों को उनके पद पर अस्थायी कर दिया। ये सबसे बड़ा गलती था उसका। यही मनसबदारी संकट का जन्मदाता था। अकबर के समय मनसबदार ट्रांसफर होते थे, इसने मनसबदारी व्यवस्था को पुश्तैनी कर दिया कि जो जहां का मनसबदार है वो हमेशा के लिए वही रहे। उसके बाद सयूरगल भूमि को भी अस्थायी कर दिया। सयूरगल और मैदेमाश कैसी भूमि थी जो विद्वानों को, कवियों को, कलाकारों को दी जाती थी। उस समय कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अच्छा कवि हो, अच्छा लेखक हो, अच्छा मूर्तिकार हो, अच्छा संगीतकार हो, तो आज के तरह थोड़ी इन सभी चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाती थी या स्टेज शो होता था कि टिकट बेचा जाए और उससे उनकी आय हो। उस समय ये सारे कृत्य शासक के लिए होते थे, आम जनता के लिए नहीं। कोई लेखक है तो शासक के लिए लिखता था, कोई कवि है तो शासक के लिए लिखता था, कोई मूर्तिकार है तो शासक के लिए मूर्ति बनाता था, कोई संगीतकार है तो शासक के लिए संगीत बजाता था। तो उसकी आय भी तो होनी चाहिए। तो ऐसे विद्वत जनों को मुगल करमुक्त भूमि प्रदान करते थे। वो करमुक्त भूमि जो था उसकी आय होती थी। इसी करमुक्त भूमि को सयूरगल बुलाया जाता था। और धार्मिक लोगों को अगर जो करमुक्त भूमि दी जाती थी उसको मददे माश कहा जाता था। यानी सयूरगल और मददे माश दोनों करमुक्त भूमि। तो इसके पहले तक नियम ये था कि जो व्यक्ति था जब तक सेवा दे रहा है तब तक जो है उसको ये भूमि प्राप्त है। अगर उसका पुत्र ये सेवा नहीं दे रहा तो उसके पुत्र को नहीं मिलेगा, वो अपना दूसरा व्यवसाय करे। लेकिन जहांगीर ने जो है इसको पुश्तैनी कर दी। और 11वां आदेश उसका ये था कि साहब हमारे क्षेत्र में शराब और अन्य जो मादक पदार्थ हैं उनकी बिक्री पूरी तरीके से निषिद्ध है। हालांकि ये भी ताजुब है कि वो खुद जो है शराब पीने का आदमी था। उसका था कि बस हमें नूर जहां चाहिए और एक चुल्लू शराब मिल जाए, उसी में हमको बहुत अच्छा लगता है। उसका एक कोटेशन। और सबसे अंतिम उसका अध्यादेश था कि उसने 60 फीट की सोने की एक जंजीर बनवाई और उसमें 60 जो है वो घंटा लगाया। उस जंजीर को बजा करके कोई भी जहांगीर का ध्यान आकृष्ट कर सकता था और न्याय मांग सकता था। 24 आवर्स, किसी भी समय किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है और कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो उसके महल के बाहर वो घंटा लगा होता था और उसको कोई भी व्यक्ति बजा कर करके जो है वो जहांगीर का ध्यान आकृष्ट कर सकता। और ये काफी सफल हुआ। तो इस तरीके से कहने का अर्थ ये है कि जहांगीर ने अपने शासनकाल के आरंभ में ही जनता से जुड़ने के लिए कुल 12 अध्यादेश जारी किए और उसमें काफी हद तक वो सफल हुए। क्लियर? अब देखिए
अगला जो टॉपिक हमको बताना है आपको वो ये कि खुसरो का विद्रोह होता है। किसका? खुसरो का। देखिए साहब, खुसरो था तो खुसरो जहांगीर का बड़ा पुत्र है ना। जहांगीर का इसका पूरा नाम क्या है? खुसरो ही है। और ये शासक बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। इसलिए लाहौर में भैरोवाल के समीप पराजित किया गया। ये 1606 की घटना है और 1618 में शाहजहां द्वारा हत्या कर दी जाती है। मैंने अपने भाई के द्वारा ही मारा गया। देखिए मामला क्या है। मामला है कि खुसरो एक पत्नी वाला मुगल शहजादा था, काफी सुंदर था। मुगल दरबार में इसकी काफी लोकप्रियता थी और अकबर इसी को शासक बनाना चाहता था, लेकिन अंतिम समय में अपना विचार उसने बदल दिया। तो ये सभी घटना, उसकी सुंदरता, दरबार में लोकप्रियता, अकबर द्वारा उसका शासक चुना जाना, पत्नी से अधिक प्रेम करना, इन सारी चीजों से उसकी महत्वाकांक्षा जाग गई कि नहीं, अपने पिता से ज्यादा योग हम हैं, ज्यादा लोकप्रिय हम हैं, ज्यादा समर्थन हमारे पास है। तो जिस तरीके से हमारे पिता ने विद्रोह किया था मेरे दादा के खिलाफ, तो सफल इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास ये सब गुण नहीं थे। अगर हम अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करते हैं तो हमें ये सब गुण है, हम सफल हो जाएंगे। तो जहांगीर को भी इसकी भनक थी, इसलिए शासक बनते के साथ सबसे पहला काम किया कि उसने खुसरो को आगरे के किले में कैद कर दिया। अब जब कैद कर दिया तो छटपटाने लगा कि कौन सा उपाय करे कि कैद से मुक्ति हो। तो उसने एक बहाना बनाया कि अपने दादा के मजार की जियारत हमें करनी है। अब ये एक ऐसा धार्मिक मुद्दा था कि जिसकी अवहेलना उसका बाप नहीं कर सकता कि मेरे बाप का जियारत करने जा रहा है तो हम कैसे रोकें, दरबारी क्या बोलेंगे, वजीर क्या बोलेगा। तो एक नैतिक प्रभाव का इसने इस्तेमाल किया खुसरो। तो जो भी था उसका बेटा था, तो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो 350 फौज उसको दी गई कि ठीक है जाओ अपने दादा के मजार की जियारत कर करके आओ। तो उसके दादा का मजार काफी दूर नहीं था। अकबर का जो मकबरा बना हुआ है वो आगरा से 12 किलोमीटर दूर एक सिकंदरा नामक जगह है। आज वो जो है आगरा के अधीन आ गया है, पहले आगरा से बाहर था। जैसे यहाँ से बोध गया आप देखते हैं कितना डिस्टेंस था। तो वहां पहुंचा, जियारत की, और उद्देश्य तो जियारत करना था नहीं। वहां से 350 सैनिक को लेकर भागा तो तरन तारण पहुंचा। तरन तारण में हुसैन अली खां मुगल अधिकारी था, उसने 300 सवार की और मदद की। इसके बाद वो आगे बढ़ा तो गुरु अर्जुन देव से मुलाकात हुआ। गुरु अर्जुन देव ने भी उसको सिखों का साथ दिलवाया और आशीर्वाद दिया। और इसके बाद वो लाहौर पहुंचा। लाहौर जब पहुंचा तो उसके पास 12,500 की सेना एकत्रित हो गई। लड़ाई तो पिता पुत्र के बीच में था, बाकी जहां जहां मुगल अधिकारी थे इसको राजकुमार ही मान के चल रहे थे।
तो सहायता करते चले गए। कि थोड़ी बता दें कि हम पिता का विद्रोही कर करके आ रहे हैं, कि कुछ और बोलता होगा। इस ढंग से 12,500 फौज एकत्र कर दी। अब जब ये सूचना जहांगीर को मिलता है तो इसके कान खड़े हो जाते हैं कि अगर ये लाहौर पहुंच गया है और ईरान से ये मिल जाता है तो मिल करके अगर हमला करता है तो मुगलों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए जहांगीर खुद अपने पुत्र के विरुद्ध अभियान करता है और लाहौर पहुंच करके उसको जो है भैरोवाल के युद्ध में पराजित करता है। लेकिन खुसरो फिर भागने में सफल रह जाता है, लेकिन रावी नदी में उसकी नाव जो है वो फंस जाती है कीचड़, तो पकड़ा जाता है। जहांगीर ने सबसे पहले उसकी आंखें निकलवा ली और उसको दक्षिण के किले में कैद कर दिया। अब इसकी मृत्यु कैसे होती है तो बाद में चल के देखेंगे कि जुंता गुट बनेगा, उस जुंता गुट में खुर्रम भी शामिल था। तो खुर्रम को आसफ खां जो उसका ससुर था वो मुगल सम्राट बनाना चाहता था, और जो नूर जहां जो थी वो अपने बेटी का दामाद यानी शहरयार जो सबसे छोटा पुत्र हुआ किसका, जहांगीर का, और इसका भी मुंह बोला ही पुत्र मान लीजिए। ये पत्नी थी जहांगीर की और शहरयार जहांगीर का बेटा था, तो इसका भी बेटा हुआ। तो अपने ही बेटा से अपनी बेटी का शादी करवाना ये चाह रहे हैं कि शहरयार जो शादी कर दी थी, पुनीता हंस रही है, तो उसको बनाना चाहती थी ये। और महाबत खां एक मुगल अधिकारी था जो खुसरो को चाहता था कि मुगल सम्राट बने। ऐसी परिस्थिति में खुर्रम यानी शाहजहां को खतरा हो गया कि खुसरो बन सकता है, इसलिए वो दक्षिण में अपने आदमी से जहां जेल में कैद था वो इसके अधिकार में था, तो उसने उसकी हत्या 1618 में करा। तो इस प्रकार खुसरो का अंत हुआ। अब आ जाइए, इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य यह है कि अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की थी, तो इससे जहांगीर काफी रुष्ट हुआ और उसने इस जुर्म के लिए अर्जुन देव पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया। 2 लाख जुर्माना नहीं देने के कारण जो है अर्जुन देव की हत्या करा दी। यही वो क्षण है जहां से सिखों और मुगलों के मध्य युद्ध की शुरुआत हुई। हाँ, वरना पहले से चौथे गुरु तक मुगलों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। सिखों के जितने जमीन या गुरुद्वारे जो आप देखते हैं, खासतौर से जो अमृतसर का गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर, वो मुगल अधिकारी अकबर के द्वारा दिए गए जो है वो भूमि पर बना है। यही नहीं, अकबर उस जगह की जियारत करता था, वहां जाकर के मत्था टेकता था। तो इतने मधुर अच्छे संबंध, ये संबंध समाप्त कब हुए? तो इसी समय जहांगीर ने जो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई उससे। हालांकि वी.ए. स्मिथ जो है और दूसरे इतिहासकार इसको एक राजनीतिक घटना मानते हैं, इसको एक धार्मिक घटना नहीं मानते। तो सिखों और मुगलों के बीच जो संघर्ष इसके बाद शुरू होता है वो पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल युद्ध था, कोई रिलीजियस युद्ध नहीं। अब देखिए साहब, आगे जो चीजें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है जहांगीर का विजय अभियान। तो जैसा कि आपको हमने शुरू में ही बताया था कि जहांगीर के शासनकाल में बहुत कम युद्ध हुए हैं, लेकिन जो भी युद्ध हुए हैं वो देखिएगा कि पूर्व के बचे हुए युद्ध हैं, यानी अकबर के समय में अपूर्ण रह गए थे, उसी को जहांगीर ने पूर्णता प्रदान की। और उसमें कौन कौन है? उसमें सबसे पहला है मेवाड़ विजय। कौन? मेवाड़। दूसरा है बंगाल के विद्रोह का दमन। बंगाल के विद्रोह का तीसरा है कांगड़ा विजय। चौथा है अहमदनगर विजय।
और पांचवा है कंधार की असफलता। तो ये 5 प्रकार का युद्ध हम मान के चलिए कि जहांगीर के समय में हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ विजय। आप जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में मेवाड़ नहीं विजित किया गया था पूर्ण रूप से। अकबर महाराणा प्रताप को पराजित करने में तो सफल रहा, लेकिन मेवाड़ को जीतने में सफल नहीं रहा। तो ये एकमात्र राजपूत रियासत थी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये मुगलों के लिए एक अधूरा काम। इसलिए जब जहांगीर शासक बना तो उसने मेवाड़ पर सबसे पहले ध्यान दिया और 3 अभियान आरंभ में किए उसने। 1605 में शाहजादा परवेज को भेजा, 1609 में अब्दुल्ला खां को भेजा, उसके बाद 1610 में उसने दूसरे को भेजा। ये तीनों अभियान में मुगल असफल रहे। शासक था अमर सिंह, राणा अमर सिंह। तब अंत में जो है 1615 को में खुर्रम को भेजा गया। और खुर्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने इस शासनकाल में यानी अपने पिता के शासनकाल में या अपने शासनकाल में उसने युद्ध की एक अलग नीति ही विकसित की। वो युद्ध बिना युद्ध किए जीतता था, एक अलग तकनीक थी। और युद्ध को बिना युद्ध किए कैसे जीतता था? तो युद्ध के जगह पर उसने एक नई नीति निर्मित की जिसको घेरे की नीति कहते हैं, रिंग फेंस पॉलिसी को। इसमें क्या करता था वो कि लड़ाई नहीं करता था, पूरा किला का ही मुहासरा कर लेता था और किले में जाने वाले रास्तों को बंद कर देता था। आमतौर पर किले में जो रसद सामग्री होती थी यानी खाने पीने के सामान, वो सामान्यतः 6 ही माह का होता था। अब खाने पीने की जब कमी हो जाती थी तो फिर उस किले के अंदर जो लोग हैं वो स्वाभाविक रूप से सरेंडर करने पर चले आते थे। क्यों? क्योंकि नहीं करेंगे तो भूख से मरेंगे। यही उसने मेवाड़ विजय में किया कि लड़ाई नहीं किया, उसने किले के चारों ओर पहरेदारी बैठे। अब अमर सिंह अंदर फौज अंदर 6 महीने तक लोग रहे। तब अंत में जो है अमर सिंह सरेंडर कर गया कि ठीक है हम वायदा करते हैं। तो मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि होती है। उसमें पहला शर्त यह होता है कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। किसकी? मुगलों की। दूसरा शर्त यह होता है कि जितने भी अकबर ने मेवाड़ के क्षेत्र जीते थे वो सब हमें वापस कर दिया। तो जहांगीर ने पूरे मेवाड़ के क्षेत्र को वापस कर दिया, मेवाड़ का किला भी वापस कर दिया। लेकिन जहांगीर ने तीसरी शर्त रखी कि हम कर रहे हैं वापस, लेकिन मेवाड़ के किले की मरम्मत आप नहीं करा सकते। मेवाड़ का किला आपका रहेगा लेकिन मरम्मत आप नहीं करा सकते। और चौथा शर्त इस था कि राणा अमर सिंह जो है वो मुगल दरबार में हाजिर नहीं हो, यानी राणा अमर सिंह मुगल मनसबदार नहीं बने। हाँ, मेरा पुत्र करण सिंह मुगल मनसबदार बनेगा। तो जहांगीर ने करण सिंह को जो है 5000 की मनसबदारी दी, जो कि आमतौर पे इतनी बड़ी मनसबदारी फौरन नहीं दी जाती, 500 से शुरू होती, वो डायरेक्ट 5000 की मनसबदारी। और अंतिम शर्त यह था कि हमारा आपसे कोई वैवाहिक संबंध नहीं होगा। तो ये 5 शराइत थे जिसके वजह से मेवाड़ मुगल साम्राज्य का क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए मुन्ना भाई, दूसरा है बंगाल का विद्रोह। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। वहां उस्मान खान नामक एक व्यक्ति था। कहाँ? बंगाल में। तो देखिए, जो अफगान लोदी वंश के पतन के बाद सक्रिय हुए वो अभी तक सक्रिय थे। अफगानों को पूर्ण रूप से ना बाबर दबा पाया, ना हुमायूं दबा पाया, ना अकबर दबा पाया।
क्योंकि जहांगीर के समय में उस्मान खान के नेतृत्व में अफगानों ने फिर विद्रोह कर दिया। तब उसके विद्रोह का दमन जो है वहां के सूबेदार इस्लाम खान ने किया और जहांगीर ने इन अफगानों के साथ अस्थायी समाधान किया कि देखो कब तक लड़ते रहोगे, अब ये लड़ाई बंद करो, तो हमें फायदा क्या होगा, तो हम तुमको मुगल मनसबदार बना देंगे। तो अफगानों को मुगल मनसबदार बना दिया। तो पूर्ण रूप से अफगान विद्रोह का दमन जो होता है वो जहांगीर के समय में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि पूर्ण रूप से अफगान कब अपने विद्रोह को समाप्त किया, तो ना ही बाबर के समय में, ना ही हुमायूं के समय में, ना ही अकबर के समय में, बल्कि जहांगीर के समय में। और वो किस रूप में, तो उसको मनसबदारी दी गई तब। इसीलिए आप गौर से देखिएगा कि बिहार से लेकर के बंगाल तक आपको जो मुसलमान में जमींदारी मिलेगी उसमें अब अधिकांशतः पठान 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 मिलेगा। फलाना खान की जमींदारी, फलाने खान की जमींदारी, और नहीं तो सैयदों की जमींदारी मिलेगी मुसलमानों। कुछ जगहों पे शियों की मिलेगी, क्योंकि वहाँ के जो बंगाल के जो और अवध के जो नवाब बाद में हुए वो शिया हुए, तो शियाओं की भी जमींदारी आपको जगह जगह मिलेगी। लेकिन ज्यादा जमींदारी पठानों को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यही क्षेत्र इनका मुख्य क्रियास्थल। लेकिन इसका एक बुरा पक्ष भी है कि जिस मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना अकबर ने की थी वो अपने समय में भूमि के अनुपात में मनसबदार बना दिए थे। अब उस भूमि में अधिक मनसबदार बनने की सलाहियत नहीं है। अगर उसमें अधिक मनसबदारी आप दे रहे हैं, इसका मतलब उसमें संकट पैदा हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ऐसा समझिए दिवाकर जी कि आपके पिता ने जो है वो एक कट्ठे में घर बना दिया। उन्होंने जो बनाया तो देख करके मेरा 2 बेटा है, इसका ये कमरा, इसका ये कमरा, मेरा ये कमरा। अब उसके बाद आप लोग का विवाह हुआ तो आप माता पिता और भाई के लिए और बहन के लिए और बहनों के लिए आपका घर सफिशिएंट है कि मेहमान भी आ रहा तो उसके लिए घर है। अब आप लोगों ने 5-5 बच्चा पैदा कर लिया तर के खातिर, तो अब वो घर आपके लिए उपयुक्त नहीं रहा। अब उसमें क्या होगा कि कठिनाई होगी, क्योंकि उन 5 बच्चों का विवाह होगा, फिर उनके लोग बनेंगे, तो ये उस घर में संकट पैदा होगा। तो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था एक घर मान करके भारत को किया। तो जितनी भूमियां थी उतने आधार पर उसने मनसबदार बना दिए थे कि हमने दे दिया एक भूमि और उसमें इतना सैनिक वो मनसबदार रहेगा। अब अफगानों को जहांगीर ने शामिल किया तो भूमि तो थी नहीं, तो पूर्ववर्ती भूमि को बांट करके इनको मनसबदार बनाया गया। तो क्या हुआ, जो पूर्ववर्ती मनसबदार था उसके पास सैनिक तो नहीं रह गए, लेकिन भूमि कम हो गई, तो संकट वहां पैदा हो गया। सैनिक शक्ति उसकी कम होगी, और इसको भी उतना सैनिक दिया तो अफगानों को, तो इसके पास भी उतना समर्थ सैनिक नहीं बन पाएंगे क्योंकि भूमि इसके पास भी कम है। अब आगे चल के शाहजहां का जब दौर आता है, थोड़ा सा एलोबरेट करते रहे यहाँ पर, हालांकि उसको बाद में पढ़ाएंगे। शाहजहां का दौर आया तो उसने मराठों को मनसबदार बना लिया। तो और जो छोटी जमीन थी और छोटी हो गई मनसबदारों के लिए। अब जब औरंगजेब का दौर आया तो उसने बीजापुर गोलकुंडा को मिलाकर करके अपने में शामिल कर लिया। तो बीजापुर गोलकुंडा के जो लोग थे उनको मनसबदार बनाया गया, तो और मनसबदारी में संकट पैदा हुआ। इसलिए मुगलों का पतन औरंगजेब के वजह से नहीं हुआ था, मुगलों का पतन पूर्व से चले आ रही मनसबदारी संकट के कारण। तो उसकी बुनियाद जो है कहाँ पड़ी थी, तो यही बंगाल में पड़ी। चलिए अब आइए तीसरा कांगड़ा विजय। तो ये पंजाब के उत्तर पश्चिम में एक छोटा सा जिला राजपूतों के अधीन था और सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था। अकबर इस किले को जीत नहीं पाया, कोशिश ही नहीं की। जहांगीर जब शासक बना तो इसकी सामरिकता का उसे एहसास हुआ कि अगर ये किला हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर जो है वो उत्तर पश्चिम से आक्रमण कोई भी हो सकता है।
तो इसलिए 1615 ईस्वी में मुर्तजा खां को कांगड़ा अभियान के लिए भेजा। मुर्तजा खां सफल रहा, तो अंत में खुर्रम को भेजा 1616 में। तो उसने कुछ नहीं किया, कोई युद्ध नहीं, कोई वार नहीं, देयर इज नो वार, घेर लिया इसको, घेर लिया। फिर वहां का शासक जो है मजबूर हुआ, और उसके बाद 1620 में राजपूतों ने आत्मसमर्पण कर दिया और कांगड़ा का किला मुगलों के अधीन आ गया। इन राजपूतों को मुगल मनसबदार बना दिया। अब अगला जो था वो था अहमदनगर विजय। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 1691 में अकबर ने दक्कन नीति अपनाई थी, जो पूर्व में पढ़ा चुके। उसमें एक चिट्ठी लिखा था सबको, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, जिसमें से खानदेश ने स्वेच्छा से स्वीकृति प्राप्त कर दी, यहां आपके अधीन है। बीजापुर, गोलकुंडा ने स्वीकृति नहीं दी, लेकिन गिफ्ट जो है भेज दिया। तो अब नजराना, तो अकबर ये हो गया कि चलो मान तो रहा है, लेकिन अहमदनगर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो अकबर ने आक्रमण किया, संपूर्ण अहमदनगर को तो नहीं, लेकिन उसका एक प्रांत बरार पर अधिकार कर दिया। तो अहमदनगर का बरार क्षेत्र ही अकबर ने जीता था, पूरा अहमदनगर बरार को छोड़ के आजाद। तो जहांगीर का समय आया तो उस समय अहमदनगर पर आक्रमण करने की कोशिश की गई, तो एक कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अहमदनगर का शासक तो मजबूत नहीं था, लेकिन एक अविस्मयाई हबशी था, मलिक अंबर। हबशी का मतलब यहाँ का जो आदिवासी आप समझते हैं, तो अफ्रीका का आदिवासी को हबशी बोला जाता था। ऐसे यहाँ हो, मुंडा, उरांव, ये सब जातियां हैं ना, जनजाति। तो हबशी वहाँ एक जनजाति है अफ्रीका, जो काफी लंबा चौड़ा और काला होता है, देख के डर लगेगा आपको। तो वही था मलिक अंबर। वो अहमदनगर में एक मामूली पद पर सैनिक पर बहाल हुआ, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वहां का प्रधानमंत्री बन गया। और जहांगीर के समय में वही वहां का प्रधानमंत्री था, अहमदनगर। तो जहांगीर ने अभियान करवाए वहां 1608 में, 10 में, सारे के सारे अभियान असफल रहे। तब अंत में 1616 में खुर्रम को भेजा गया। फिर वहां भी घेरे की नीति उसने अपनाई और जीत लिया। लेकिन जब वापस आया तो 1620 में फिर अब मलिक अंबर ने विद्रोह कर दिया। तो फिर वहां जाकर के घेरे की नीति अपना करके फिर अहमदनगर को हमेशा के लिए जो है वो मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। तो इस प्रकार अहमदनगर की विजय अकबर के काल में नहीं हुई पूर्ण रूप से, बल्कि किसके काल में हुई? जहांगीर के साल में। तो ये भी ऑब्जेक्टिवली आप याद रखिए। जहां तक कंधार का प्रश्न है, तो कंधार ईरान और भारत का एक सीमावर्ती राज्य था, जिसको मुगलों ने जीत लिया था। ये हमेशा फारस यानी ईरान और भारत के बीच विवाद का कारण हुआ, कभी फारस के कब्जे में, कभी भारत के कब्जे में। मुगलों के दौर में, क्योंकि बाबर के समय से ही बाबर ने कंधार पर विजित कर दिया, तो उस समय से यह मुगलों के अधीन था। मुगलों ने भारत को विजित किया तो भारत का अंग बन गया। तो देखिए यहां पर एक बताना चाहते हैं आपको कि जहांगीर का जो पीरियड है, हालांकि इसमें भी विवाद है, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि उसका 1605 से 1627 तक का पीरियड 2 चरणों में बांटा जाता है। एक 1605 से लेकर 1611 तक, जिस पीरियड में जहांगीर स्वतंत्रता पूर्वक शासन कर रहा, किसी का हस्तक्षेप उसके शासन में नहीं। और दूसरा 1611 से 27, जिसमें उसके शासन पर नूरजहां का प्रभाव। हालांकि ये भी विवादित था कि कितना था, बाद की क्लास में। और इस समय नूरजहां ने जुनता गुट का निर्माण कर लिया। तो जुनता गुट का भी 2 पीरियड है, एक 1611 से 22 और दूसरा 1622 से 27। तो 1611 से 22 तक में जो है वो जुनता गुट में कौन? तो नूरजहां, आसफ खां, खुर्रम, महाबत खां, समझ गए, परवेज, शहरयार, ये सब शामिल थे।
और जहांगीर पर प्रभाव डालते थे। 12 तक आते आते आसफ खान नूरजहां का पिता एतमादुद्दौला की मृत्यु हो गई और भी उसके बहुत सारे लोग मर गए। महत्वाकांक्षा जाग गई खुर्रम भर से शहरयार। आसफ का चाहता था कि मेरा दामाद जो है शासक बने और नूरजहां चाहती थी कि मेरा दामाद शासक बने निशारिया। तो 22 में ये जुंता गुट बिखर गया। तो जब तक जुंता गुट शक्तिशाली था तब तक ईरान का शासक शाह तहमास कंधार को विजिट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि 22 तक हमेशा हर साल नजराना वो जहांगीर को भेजता रहा, क्योंकि जानता था कि ये शक्तिशाली है। कंधार तो छोड़ दीजिए, हो सकता है हम ईरान पर कब्जा कर लें, इसलिए हम आपके मित्र हैं, इसका ढोंग वो रचता रहा। लेकिन जैसे ही सूचना मिली कि 1622 ईस्वी में कि अब जुंता गुट बिखर गया, उसमें आपसी लड़ाई हो गया और साथ ही साथ जहांगीर का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, वो लंबी लंबी यात्राएं नहीं कर सकता, युद्ध नहीं लड़ सकता, तो इसका लाभ उठा करके शाह तहमास ने अंततः 1622 ईस्वी में 45 दिन तक घेरे की नीति अपना करके कंधार को ईरान साम्राज्य का। तो जहांगीर के शासनकाल की सबसे जो महत्वपूर्ण कमी या अवगुण या सफलता है वो ये कि बाकी सब तो ठीक रहा, लेकिन कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। फिर आगे चल के शाहजहां इसको विजिट करता है और मुगल साम्राज्य का अंत। तो ये जहांगीर का हमने पूरी बात आपको बताई, लेकिन जहांगीर से एक चीज जुड़ी हुई है और वो है जुंता गुट। तो वो जुंता गुट जहांगीर से जुड़ा हुआ एक विवाद है या एक इतिहास है, उसको हम लोग कल के क्लास में अध्ययन करेंगे। और इसमें आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के भी शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।